स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सभी, और आपके झारखंड टीटी एग्ज़ाम में जो है स्नातक जो है उसी लेवल का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो विज्ञान का भी है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाकर प्रश्न पूछा जाएगा आपके टीटी एग्ज़ाम में। तो ज़रूर इस वीडियो के अंत तक देखिए क्योंकि इसमें प्रश्नों को हमने वैसा ही शामिल किया है। देखिए इसमें प्रश्न है, काई की अवस्था क्या होती है? जलकुंभी, एल्गी या शैवाल, सिंघाड़ा, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों काई क्या है? क्या एक जलकुंभी है, क्या शैवाल है, सिंघाड़ा है या उपरोक्त सभी है? तो देखिए दोस्तों काई जो है वो कहलाता है एल्गी या शैवाल। अंग्रेजी में एल्गी बोलते हैं हम, हिंदी में शैवाल। तो ऑप्शन भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। काई की अवस्था है शैवाल। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो है पूछा जाता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी। देखिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? ब्यूटाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या स्टाइरीन का? बताइएगा प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक जो रबर है वो बहुलक होता है आइसोप्रीन का। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा है नाभिकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या सभी? आप भी आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट जरूर किया कीजिए कि कितना आपने सही किया। नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों जो भी नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा है उसे नाभिकीय ऊर्जा ही कहा जाता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, काला पानी बुखार किस रोग की एक अवस्था है? मलेरिया, हैजा, डेंगू या टाइफाइड? बताइएगा काला पानी बुखार किस रोग की एक अवस्था कही जाती है? तो देखिए दोस्तों काला पानी बुखार किस रोग की एक अवस्था है? तो ये अवस्था है दोस्तों ऑप्शन ए मलेरिया की। दोस्तों मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है, और तब होती है मलेरिया जब मादा एनोफिलीज मच्छर जो है एक परजीवी को अपने साथ रखती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। याद रखिएगा एक परजीवी होता है, अगर वो मादा एनोफिलीज के मुंह में रहती है मतलब, तो वो जो है डंक के माध्यम से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे जो है मलेरिया रोग होता है। याद रखिए इसे। अगला प्रश्न देखिए, पहला बीज युक्त पौधा कौन था दोस्तों? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा? बताइए पहला बीज युक्त पौधा कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, जिसे हम हिंदी में अनावृत बीजी बोलते हैं, अनावृत। याद रखिए इसे। तो पहला बीज युक्त पौधा यही है, जिम्नोस्पर्म। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु या अंडाणु सबसे बड़ा होता है? अनावृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में, ब्रायोफाइटा में या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा शुक्राणु या अंडाणु सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है दोस्तों आवृत बीजी पौधों में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बहुत ही आसान से इसका आंसर है मधुमेह, हाथी पांव, घेंघा या हैजा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो देखिए आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों कौन सा रोग? घेंघा रोग। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। देखिए आयोडीन की कमी से तो घेंघा रोग होता है, साथ ही साथ आयोडीन की कमी से जो है व्यक्ति जो है मंदबुद्धि का हो जाता है, मंदबुद्धि, गर्भपात की स्थिति भी बन जाती है, साथ ही साथ थकावट होने लगता है आयोडीन की कमी से। ये और भी जो है रोग हो सकते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए, एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है? टीआरएनए में, आरआरएनए में, एमआरएनए में या डीएनए में? बताइए दोस्तों एंटीकोडॉन। तो देखिए एंटीकोडॉन जो है टीआरएनए में पाया जाता है।
जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसमें ये जो है पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गेहूं के किस भाग में भोजन का भंडारण होता है? भ्रूणपोष में, प्रांकुर में, मूलांकुर में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा गेहूं के किस भाग में भोजन का भंडारण होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, गेहूं के भ्रूणपोष में जो है भोजन का भंडारण होता है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है दोस्तों? ग्रेफाइट, चारकोल, काजल, कोयला। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफाइट। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन से कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा नाम। 61 नंबर प्रश्न है, मतलब आप देखिए इसे, बहुलक क्या है? पॉलीथीन, नमक, पेट्रोल, सभी। बताइए दोस्तों बहुलक क्या है? तो बहुलक दोस्तों ये है एक पॉलीथीन। ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सा आपके जो है सुमेलित कीजिए में पूछा जाता है, जैसे नमक का आपका जो है NaCl कहा जाता है, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। ये जो है साधारण नमक का सूत्र है। गंबूसिया किसका शिकार करती है दोस्तों? मच्छर का लार्वा, घोंघा, झींगा, कबूतर। बताइए दोस्तों। ये गंबूसिया है, एक प्रकार की मछली होती है। वो किसका शिकार करती है? तो देखिए गंबूसिया जो है ये शिकार करती है मच्छर के लार्वा का। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए इसे। अगला प्रश्न है, निम्न में ऊतक स्तर की व्यवस्था नहीं है दोस्तों। मतलब ऊतक नहीं है। दृढ़ ऊतक, स्पंज, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक। तो देखिए दोस्तों, ऊतक नहीं है, कौन सा? तो स्पंज। स्पंज दोस्तों ये है पोरीफेरस संघ का एक समुद्री जीव, याद रखिएगा, जो मीठे और खारा पानी दोनों में पाया जा सकता है। और याद रखिए स्पंज जो है चल फिर नहीं सकते, और ये जो है ऊतक की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक पोरीफेरस संघ का जीव है, याद रखिए इसे। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है दोस्तों? आपको बताना है। कूलम्ब गॉस स्टेरिडियन, सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, सेंटीमीटर गैलन सीमेंस, या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका उत्तर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर जो है लंबाई का मात्रक है, ये द्रव्यमान का, और ये समय का। तो ये जो है इसकी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि? तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है दोस्तों। इसी कारण जो है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना आसान होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक गेंद भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर जो है मुक्त रूप से गिरती है, तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा दोस्तों? अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 10 मीटर सेकंड दिया गया है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, जो √20 है मीटर प्रति सेकंड, ये उसका सही उत्तर होगा। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। देखिए गति के तृतीय समीकरण से जो है ये हल होता है। आपका ये जो है फार्मूला है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, आपको इसे याद करना पड़ेगा। देखिए जब गेंद मुक्त रूप से गिर रही है तो प्रारंभिक जो वेग हो तो 0 होगा, तो इसका मान तो जो है दोस्तों 0 हो गया। अब 0 हो गया तो कुल जो सूत्र है ये बचा फार्मूला, और v बराबर अगर हम इसे ट्रांसफ़र कर दें तो ये जो है अंडर रूट में जो है बदल जाता है। वहीं हमें गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या दिया है? तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें उस मान को रखना है दोस्तों, तो कितना आंसर आ जाएगा? √20 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इसे
फार्मूला को याद रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करें। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000 जो है हर्ट्ज ये रहेगा। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया है। जो ध्वनि तरंग का वेग है v बराबर इतना दिया गया है, तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर दिया है, जिसे इस रूप में आपको बदल लेना है 35 बटा जो है 100 मीटर। फिर ये जो फार्मूला है आपको क्या निकालना है, इसमें बोला गया है, तो इसमें आपको निकालना है तरंग की आवृत्ति। तो देखिए आपको जो है इस फार्मूला का जो है प्रोसेस को पूरे इसमें फॉलो करना है। तो आपको मान को रखते चलना है दोस्तों, फिर आपका जो है ये वाला लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। आपको ये जो है फार्मूला को याद रखना है और इसी फार्मूले से सभी जो है सॉल्व हो गया दोस्तों। यहाँ पर तरंग की आवृत्ति पूछा गया है, कहीं पर आपका तरंग का वेग भी पूछा जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी। तो यही जो फार्मूला है वो लागू होगा, बस आपको मान को रखना है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। आपको देखिए चारों ऑप्शन ए बी सी डी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्रकाश का जो वेग होता है लगभग उसके समान ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसका? रेडियो तरंग का वेग का, प्रकाश के वेग के ही समान होता है। 69 नंबर प्रश्न देखिए, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है दोस्तों? मैक है, नॉट है, रिएक्टर है या हर्ट्ज है? तो देखिए सुपरसोनिक स्पीड मापने का जो यूनिट है दोस्तों वो है ऑप्शन ए मैक। याद रखिएगा ऑप्शन ए मैक। आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक खाली स्थान है दोस्तों, बताइए कितना होता है? मतलब 32 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट या 373 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 212 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में दोस्तों 212, इसे याद रखिए फ़ारेनहाइट में। अगर हम बात करें सेल्सियस का, क्वथनांक की ही बात कर रहे हैं दोस्तों, सेल्सियस में तो 100 और केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन क्वथनांक में पानी का। तो ये है दोस्तों इसका जो है, आप इसे देख लीजिएगा, फ़ारेनहाइट भी पूछा जा सकता है, सेल्सियस भी और केल्विन भी। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न आपके साइंस से, जो कि झारखंड टीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है प्रश्न लाएंगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये केवल आपके लिए 20 प्रश्न था, बाकी बहुत सारे प्रश्न अभी आना बाकी है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब रखें और जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।